हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम लोग क्लास 8 का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 1 भारतीय संविधान पढ़ेंगे। तो इसको एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, कई क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे ना तो फिर याद अच्छे से रहता है, भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए भारतीय संविधान को पढ़ते हैं। संविधान क्या और क्यों। सबसे पहले संविधान होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है। आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं और इसमें एक प्रधानाध्यापक, कई अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाती हैं। जो ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हो, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे और कानून होते हैं। जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम का होना, प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना, जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपके टीचर आपसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी विद्यालय के बारे में सोचा है, तो आप यही सोचोगे। बच्चे तो यही सोचेंगे ना कि इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम लोग पढ़ने आते हैं और शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, और मतलब जो विद्यालय में हम लोग देखते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में आएगा। लेकिन जितना आसानी से हमें सोच लिए कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, मतलब बहुत साधारण सी लगी होगी आपको। जो स्कूल जो चलता है बहुत साधारण सी लगती होगी हर एक प्रतिक्रियाएं, लेकिन उतनी साधारण वो है नहीं, क्योंकि स्कूल चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून कायदे होते हैं। जैसे अगर आप किसी 5 साल के या 4 साल के बच्चे को लेकर स्कूल आ जाओगे एडमिशन करवाने, तो फिर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। आप जिस बच्चे को लेकर आओगे उसका एडमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नियम बना हुआ है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं करना है। वो जो उम्र होता है उनका आंगनबाड़ी में पढ़ने का होता है, तो उस समय वो वहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे उनका नामांकन स्कूल में नहीं हो सकता है। तो एक उम्र निर्धारित की गई है, नियम कायदे कानून है जिसके तहत एक उम्र निर्धारित की गई है। सभी क्लास का एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, उसी के अनुसार पढ़ाई करनी होती है। और प्रत्येक विषय पढ़ाने के लिए भी शिक्षक अलग अलग होते हैं ना। सभी बच्चों के स्कूल में साइंस के टीचर अलग, हिंदी के अलग, मैथ्स के अलग, अलग अलग टीचर होते हैं। एक ही टीचर तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि विषयवार शिक्षक हमारे स्कूल में आते हैं। विषयवार शिक्षकों की बहाली होती है इसी चीज़ के लिए कि वो शिक्षक उस विषय को पढ़ाने के लिए योग्य हो, मतलब वो दक्ष हो, उनको पूरा नॉलेज हो उस विषय का। और इसके अलावा जो प्रधान शिक्षक होते हैं, जिनको आप लोग हेड मास्टर बोलते हो, वो हेड मास्टर प्रधान शिक्षक के ऊपर पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी होती है कि वो विद्यालय को कैसे चलाते हैं। जैसे विद्यालय में अगर टीचर आते हैं तो टीचर क्या टाइम पे आते हैं, मतलब इन सब तरह का चीज़ टीचर के लिए भी निर्धारित है कि टीचर आते हैं उसके बाद उनको क्या करना होता है। तो विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं, और इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालय के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक के स्कूल। अब देखिए, हम लोग शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो पढ़े हैं कि कैसे एक प्रधानाध्यापक पे स्कूल का जिम्मेदारी होता है, कैसे एक शिक्षक पे स्कूल का जिम्मेदारी होता है, और कैसे उन नियमों का पालन करना होता है। तो जितने भी नियम कानून होते हैं ये कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं, और इसी को ध्यान में रख के ना कानून को बनाया जाता है। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके तहत ना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, कोई भी लड़का हो लड़की हो, उनको स्कूल में प्रवेश से आप वर्जित नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। उनको फ्री में पढ़ाई कराना है, फ्री में बुक देनी है, मतलब सारा जिम्मेदारी है जो है वो गवर्नमेंट के
ऊपर है और प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पे एक विद्यालय का होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली सरकारी स्कूल में गाड़ी वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, बच्चे पैदल ही स्कूल जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंदर में दायरे में कक्षा 8 तक के स्कूल की व्यवस्था की गई है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। निःशुल्क शिक्षा मतलब बिना किसी शुल्क का, बिना किसी फ़ी का, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती होगी, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। तो हम लोग का टॉपिक ही था कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो जैसे हम लोग स्कूल के बारे में पढ़े हैं, एक छोटा सा स्कूल है जिसमें इतने बच्चे होते हैं और शिक्षक होते हैं, इतने ही लोग होते हैं ना, लेकिन उसको भी चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ता है। तो सोच के देखो कि इतना बड़ा देश को जो चलाता है, तो उस देश को चलाने के लिए तो नियमों की आवश्यकता होगी ना, तो उसके लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है और उसका पालन ना देश के सरकार से लेकर जो आम नागरिक होते हैं सबको, मतलब हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, मतलब कुछ भी हो, कितना भी ऊंचा पद पर आसीन हो और कितना भी नीचा पर हो, कुछ भी नहीं हो, फिर भी देश के नागरिक अगर आप हो तो आपको उसका पालन करना ही होगा। तो यही नियमों का जो एक समूह है, मतलब जिसका पालन सभी को करना है, उसके लिए जो नियम बना हुआ है, उस नियमों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल का होना आवश्यक है, एक मध्य विद्यालय का होना आवश्यक है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात जो हो वो 30:1, मतलब प्रत्येक 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होना। नहीं तो आप लोग परेशान करते हो ना, मैम आगे पढ़ाने लगती है तो पीछे से बच्चे बात करने लगते हैं, पीछे देखने लगती है तो कभी आगे बच्चे बात करने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए निर्धारित किया गया है कि अगर क्लास में 30 ही बच्चे हो तो 30 बच्चे का ध्यान टीचर आसानी से रख पाए, मतलब सब पे टीचर का नज़र जा सके। तो इसके लिए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 बनाया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभव का नतीजा है। यह भिन्न समूह, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों के सोच का परिणाम है। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं और उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिससे उसके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, साथ ही सबसे अहम बात कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो। अब देखिए, पहले आप लोग भी जानते होइएगा, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, हिस्ट्री में भी पढ़े थे कि पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का इस पे शासन था। तो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग बहुत लंबा संघर्ष लड़े। उसके दौरान जो अनुभव प्राप्त हुआ अन्य देशों से भी, लंबे संघर्ष और अन्य देशों के संविधान को देखते हुए जो अनुभव प्राप्त हुआ, वह विभिन्न समूहों, जातियों और अलग अलग क्षेत्रों के, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उन सब के अनुभव और सोच, अनुभव तो से हम बहुत कुछ सीखते हैं ना, और फिर हमारा सोच, अनुभव और सोच दोनों का परिणाम था। और अगर भारतीय संविधान को आप देखेंगे तो भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह कैसी होनी चाहिए, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज का जो हम निर्माण करना चाहते हैं, उन समाज में किन किन आदर्शों की रक्षा होनी चाहिए और समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है। और सिर्फ कर्तव्य क्या होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए ही नहीं, उसकी रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो।
बहुत अधिकार हमें मिला हुआ रहता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, हम अपने उन अधिकारों को समझ नहीं पाते हैं, हम अपने उन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वह कैसे होना चाहिए जिससे सभी का भला हो। अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उसमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके, उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिल सके। और आप मतलब किसी भी इलाके में, यहाँ पे नहरवाल इलाके में दिया हुआ है, कल्पना कीजिए, तो आप हर एक आदमी चाहता है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से हो, सब कुछ हो, शांति का माहौल हो, शांतिपूर्ण ढंग से कोई कार्य हो, और वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे सहयोग करने के लिए भी तत्पर हो। आजकल का समय ऐसा हो गया है कि कोई किसी का सहयोग नहीं करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के बीच आपसी मतभेद हो भी जाता है, मतभेद मतलब हम कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाला हमारी बात को नहीं मान रहा है, उसका मत कुछ और है, उसका सोच कुछ और है, वो कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कह रहे हैं, बात एक ही है, मतलब टॉपिक एक ही है, लेकिन उस पे उसका सोच कुछ और है और हमारा सोच कुछ और है, तो स्वाभाविक है कि मतभेद वहाँ पे होगा ही होगा। तो अगर मतभेद होता है तो उसका निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से उसका हल कैसे निकाला जा सके, जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से हल कैसे निकाला जा सके जिनसे उनके झगड़ों को हल करने का कोई ख़ास तरीका हो। और सबसे बड़ी बात कि जो भी लोग जिनके अंदर जिस तरह की योग्यता है उनको अपने योग्यता के अनुसार काम मिल सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक ये दिया गया है कि रामू आज तुम्हारी औरत काम करने नहीं आई। तो रामू बोलता है आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब है मालिक। मालिक के यहाँ मतलब उनके यहाँ काम करती है उसकी औरत, तो फिर वह बताता है कि वो बीमार है इसलिए नहीं आई है। तो तुमने अपनी बेटी मुन्नी को क्यों नहीं भेजा, घर में बहुत बर्तन पड़े हुए हैं। वो सरला बहन के घर पढ़ने गई। मुन्नी छोटी सी बच्ची थी तो वह पढ़ने गई थी, पढ़ाई करने का उम्र था, ना कि उसका काम करने का उम्र था। क्यों, फिर यह काम कौन करेगा, आओ उसे तुरंत जाओ, उसे तुरंत बुला कर ले आओ, एक दिन नहीं पढ़ेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा बोलता है मालिक। कुछ ही देर में रामू हाँफते हुए लौटता है और कहता है कि मालिक, सरला बहन जी ने मुझे कहा है कि अगर तुम मुन्नी की पढ़ाई छुड़वा कर उससे काम करवाओगे तो मैं रपट करवा दूंगी। मतलब 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाना नहीं होता है ना। इसलिए जो जहाँ पे वो पढ़ाई करती थी वो सरला बहन बोलती है कि तुम पढ़ाई छुड़वा के अगर मुन्नी को काम के लिए ले जाते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ रपट लिखवा दूँगी, तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि सबको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले और उसका उचित मेहनताना भी मिले। जो काम कर रहा है उसके अनुसार जो उसका उचित होना चाहिए मेहनत के बदले, सो भी उसको मिलना चाहिए। यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाके में के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाए तो अगले पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तय करेंगे। क्वेश्चन है, जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। तो हम लोग देखे हैं, पीछे नहरवाल इलाके के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें मैं बताई हूँ ना कि कैसे मतलब कुछ होता है तो उसका कैसे आपसी मतभेद होता है तो उसका निराकरण कैसे किया जाए, सबको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले, काम के बदले उचित मेहताना उसका जो मेहताना उस मतलब मेहनत के बदले जो पैसा मिलता है, मेहनताना कभी कभी कोई वर्ड ऐसा होता है ना कि निकलते नहीं रहता है, बोलने में वो होने लगती है। तो कुछ इसी तरह का आप लोग के साथ भी होता होगा, कभी कभी ऐसा होता है तो वो मिले। तो जैसे किसी इलाके के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए बहुत से नियमों की आवश्यकता होती है और ये हर देश में अपनाया जाता है। हर देश में संविधान के रूप में इसको अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उसे
क्या करना चाहिए। तो संविधान में मतलब नियम कानून का पूरा वो है, सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है, सारे अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया रहता है। और सिर्फ वर्णन ही नहीं रहता है बल्कि यह भी बताया जाता है कि अगर कोई भी आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, आपके जो अधिकार है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके खिलाफ वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यह भी संविधान में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें जो बाकी बच गए हैं ना टॉपिक, अभी संविधान से रिलेटेड बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। तो हम लोग पेज नंबर कहाँ तक कंप्लीट किए हैं, पेज नंबर 4 तक, है ना। पेज नंबर 4 तक हम लोग पढ़े हैं, कंप्लीट किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 5 से करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर था उसको तब तक आप लोग कंप्लीट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तब तक आप लोग कंप्लीट करिएगा। फिर मैं अगली क्लास में, अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं अगली क्लास में आप लोगों को बता दूंगी। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रह के ही पढ़ाई करिएगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बाहर बहुत खतरा है, इसीलिए हम लोगों का स्कूल भी नहीं खुल पा रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।